नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। 4 जून है। देश भर से आज आम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। नतीजे ऐसे घोषित हुए हैं कि ना तो एनडीए एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े से, यानी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से दूर है। 241 और 239 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी के रुझान आ रहे हैं। 240 241 सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। 2024 के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आशान्वित थे एनडीए के लोग, या फिर यूं के भारतीय जनता पार्टी के, उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा, जहां भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही थी। वहां भारतीय जनता पार्टी आधे से भी कम सीटों पर ही सिमट गई। 36 से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई। हालांकि अभी परिणाम पूरी तरह से घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो अनुमान है 36 से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। इस सबके बीच जो सबसे दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है कि आखिर अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, 241 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। 290 प्लस का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर कोई और ही खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल, इस चुनाव के परिणाम के बाद मैं 1996 का वो दौर याद करना चाहूंगा, जब इस देश ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से इतर तीसरे मोर्चे की सरकार देखी थी। और इस तीसरे मोर्चे के अस्तित्व में एक बार फिर से अगर हम बात करें तो एनडीए के कथित सहयोगी दल टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू उस वक्त संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे। तो क्या इस बार कांग्रेस और गैर भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेस सरकार इस देश के अस्तित्व में आने वाली है? आप कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। जब 241 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, उसके बाद तीसरे मोर्चे की सरकार आपको कैसे बनती दिखाई दे रही है? अगर हम यहां पर तीसरे मोर्चे की सरकार की बात करें तो तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है, और उसकी प्रबल संभावनाएं तब हो जाती हैं जब कांग्रेस बाहर से समर्थन देकर तीसरे मोर्चे को खड़ा करते हैं। यहां राहुल गांधी और कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी वो निश्चित तौर पर वो तीसरे मोर्चे की सरकार की हो सकती है, क्योंकि इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान, या फिर यूं कहें कि तीसरे मोर्चे की सरकार में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी दो बड़ी पार्टियों के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगभग 30 सीटें जीतकर, 29 से 30 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 से 38 सीटें जीत रहे हैं। अगर हम 1996 में संयुक्त मोर्चे की बात करें तो उस समय संयुक्त मोर्चा की ओर से जब वीपी सिंह और ज्योति बसु दोनों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस वक्त एचडी देवगौड़ा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी तीसरे मोर्चे ने एचडी देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बतौर प्रस्तावित किया था और वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की 241 सीटों को अलग रख दें, 99 सीटें और 98 और 99 के बीच झूलती कांग्रेस को अलग हटा दें, तो लगभग 203 से 204 सीटें जो है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस,
टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान भी इसमें शामिल किए हैं मैंने। अगर हम इन सभी को इकट्ठा करके चलते हैं, महाराष्ट्र से शरद पवार की पार्टी हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, उद्धव गुट की शिवसेना हुई, शिंदे की शिवसेना हुई, इन सब पार्टियों को अगर साथ लेकर चलते हैं तो 204 सीटों का आंकड़ा तीसरे मोर्चे का खड़ा होता है। और अगर ऐसी स्थिति में 99 सीटों का समर्थन बाहर से कांग्रेस का मिल जाता है तो यहां पर 304 सीटों के साथ तीसरा मोर्चा अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता है। तीसरे मोर्चे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर दारोमदार है, चंद्रबाबू नायडू पर दारोमदार है, नीतीश कुमार पर दारोमदार है। ये ऐसे लीडर हैं जिनकी महत्वाकांक्षा हमेशा प्रबल रही है, बलवती रही है और ये केंद्र में शासन करना चाहते रहे। और देखा गया है कि केंद्र में ममता बनर्जी रेल मंत्री रही, नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार का नाम कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आता रहा है। और इन सब की धुरी के मध्य में अगर आम आदमी पार्टी और सबको हम इकट्ठा करने की बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, तो इन सभी को कनेक्ट करने का जो फॉर्मूला है या संगठित करने का जो फॉर्मूला है वो अखिलेश यादव के पास है। तो अखिलेश यादव एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ उभर सकते हैं, बशर्ते ये डिसाइड कौन करेगा कि तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या ममता बनर्जी हो सकती हैं, बड़ी पार्टी के आधार पर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के, तमाम चीजें हैं। ऐसे में चिराग पासवान की भी लॉटरी लग सकती है, अगर वो तीसरे मोर्चे के साथ आ सकते हैं तो आएंगे तो एक अहम मंत्रालय उनको मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो साथ में आएगी जो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। तो इस तरह से पहली बार देश में दलित पिछड़ों की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी क्या चल रहा है राजनीति में, सब कुछ संभव है और क्योंकि कांग्रेस यहां पर कहीं भी सरकार बनाने के इर्द गिर्द अपना दावा पेश नहीं कर सकती। लेकिन तीसरा मोर्चा, अगर तीसरे मोर्चे का मतलब यह है कि जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं और जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सब इकट्ठे होकर आते हैं तो देश में इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनती दिखाई दे रही है। या यूं कहें कि जिस नारे के साथ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के नारे के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और उसके बाद जो उसका परफॉर्मेंस रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को साथ में लेकर समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे का गठन कर सकती है। और क्योंकि 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है देश की, तो कांग्रेस इस बार 1996 की तरह इस तीसरे मोर्चे का बाहर से समर्थन करके सरकार बनाने की कवायद शुरू करवा सकती है। आप कहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, तो इसकी वजह साफ है। जो क्षेत्रीय छत्रपों को पिछले 10 साल में लगातार टॉर्चर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की है, प्रताड़ना दी है, उस सबसे बचने के लिए ये क्षेत्रीय छत्रपों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर मौका है कि वो तीसरे मोर्चे का गठन करके एक नई सरकार को अस्तित्व में ला सकते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 241 सीटें लेकर शायद सहमी सी खड़ी होकर देखती रहे आखिर ये हुआ क्या। यानी जो खेल अब तक भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, अब वो तीसरा मोर्चा खेलना शुरू कर सकता है। हालांकि अगले 24 घंटे और 48 घंटे देश की राजनीति के लिए अहम है, क्या होगा आने वाले 48 घंटों में। लेकिन ये जो मैंने तीसरे मोर्चे की बात आपसे की है, ये भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि 37 से 38 सीटें लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में
बड़े छत्रप के तौर पर उभर कर आए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से 29 से 30 सीटें लेकर आ रही हैं। 16 से 17 सीट करीब तेलुगु देशम पार्टी भी लेकर आई है आंध्र प्रदेश से। और अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड की, जनता दल यू की, तो 15 से 17 सीट करीब उनके पास भी हैं। अगर इन सभी पार्टियों का, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को साथ में लिया जाए, उद्धव गुट, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार को साथ में लिया जाए, तो एक तीसरे मोर्चे का फॉर्मेशन जब होता है, शुरू से अंत तक जब आप सीटें गिनेंगे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर, तो 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हटा दीजिए, 99 और 98 सीटें जो भी कांग्रेस को मिल रही हैं उनको हटा दीजिए। उसके बाद आप काउंटिंग शुरू करिए तो 204 सीटों का एक योग सामने आता है, जो देश की सत्ता में एक महायोग साबित हो सकता है जब कांग्रेस बाहर से समर्थन दे। 1996 की स्थिति इस बार फिर से बन सकती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस ऐसा करेगी। कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी और सरकार चलवाएगी। ये मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि 241 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बीच अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी 241 सीटें लेकर आई जरूर है, लेकिन अब वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं है, लिहाजा वहां अंदर खाने रस्सा कसी शुरू हो गई है कि आखिर बड़ा नेता कौन। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 8.5 लाख वोट से विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत कर आए हैं, 6.5 लाख वोट से गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये दोनों जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर भारी जीत है, बड़ी जीत है। और इन सबके इतर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह, या यूं कहें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बीच पहले से रस्सा कसी चल रही थी। और 241 सीटें आने के बाद अब वहां पर बड़ा नेता कौन, इस बात की भी रस्सा कसी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि क्या आरएसएस यानी संघ प्रधानमंत्री पद के लिए नए चेहरे का नाम प्रस्तावित करेगा, क्योंकि संघ और नरेंद्र मोदी के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। और अब तो इस दौर में एक और नया चैप्टर शुरू कर दिया जेपी नड्डा ने, उस वक्त ये कहकर कि संघ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है। लिहाजा 241 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब आपस में यह तय करेगी कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसको उपयुक्त समझा जाए, इस बीच हो सकता है कि एनडीए के साथ जो दल खड़े हुए हैं उन्हें तीसरे मोर्चे के गठन के लिए आमंत्रित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी 241 पर खड़ी रह जाए। तो देश की 48 घंटों की राजनीति में कुछ भी संभव है। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो 290-292 सीट पर है, ये अपनी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि किसी भी सूरत में इसी गठबंधन के कई घटक दल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं करते। 24 घंटे में क्या होगा, उसके बाद 48 घंटे में क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी तीसरे मोर्चे की सरकार इस देश में अस्तित्व में आ सकती है। इस देश को पिछड़ा या दलित प्रधानमंत्री मिलने की प्रबल संभावनाएं जागृत हो उठी हैं। अब आने वाले वक्त में होगा क्या, ये अगले 24 घंटे बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।